भगत सिंह ने हंगामा मचा रखा था, चारों तरफ भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के चर्चे हो रहे थे। तो यदि कांग्रेस में युवाओं को आगे नहीं करेंगे हम, तो फिर वो मिजाज तो है, गुलामी का दौर है, कब मिजाज बदल जाए। युवा किसी भी आंदोलन की जान होते हैं। तो ये रीजन था। नेहरू ही क्यों, 20 के दशक में नेहरू की जो ग्रूमिंग हुई थी, समाज के सभी वर्गों को लेकर जो उनका दृष्टिकोण था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो उनका दृष्टिकोण था, उनके व्यक्तित्व में भी लोचशीलता बहुत थी। भारत में ये माना गया है नेता के स्तर पे, जो समाज के सभी वर्गों के विचारों को सुनने और समाहित करने की कोशिश करे, क्योंकि भारत एक विविधता युक्त समाज है, ठीक है। इसलिए नेहरू को, मतलब ऐसा नहीं था कि बाकी थे, बट नेहरू ने भी लगातार किसानों के मुद्दे पे, यूरोप में कई सारे मूवमेंट्स के सम्मेलन वगैरह में भाग लेना, रूस का दौरा करना, दुनिया की एक समझ है, भारतीय मुद्दों पर उनका अपना एक दृष्टिकोण बना रहे थे। वो भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ थी, थोड़ा उसका भी एक रोल होता है, अच्छे वक्ता भी थे वो, ठीक है। तो इन सब कारणों से नेहरू को, तो ऐसा नहीं था, बट कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई मोतीलाल नेहरू से उन्हें विरासत में, ऐसा नहीं था। क्योंकि आप समझ लो, सितंबर 1946 से लेकर के 1964 के ऑलमोस्ट मध्य तक नेहरू किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री थे। बट इंदिरा जी को एक बार भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि इंदिरा जी भी एक राष्ट्रीय स्तर की नेता तब भी थी। मात्र एक बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी 1958 में। तो ऐसा होता, परिवार वाली बात ना। तो अभी क्या, सुविधाओं की राजनीति बहुत होती है कि भाई ठीक है, और कुछ कुछ कारणों से भी, जैसे मान लो राहुल गांधी को लेकर के है, ठीक है, जिस तरह से उनको महत्व दिया गया राजनीति में और एक धारणा बनी, मतलब ठीक है, तो उसको लेकर के भी थोड़ी धारणा बन गई कि भाई परिवारवाद परिवारवाद। देखो जो प्रैक्टिकल, जैसे मान लो घर में आप देखोगे, हर घर में देखना आप एग्जाम्पल, जो जिस फील्ड में होता है ना, बच्चे उसी को आइडियल मान के आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अपने माता पिता सबके हीरो होते हैं, आदर्श होते हैं, उनके थ्रू ही। अलग बात है किसी और रास्ते में चले जाए। अब जो राजनीतिक परिवार में, चाहे अखिलेश जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, कोई भी हो, बहुत स्वाभाविक है कि उस दिशा में वो जाएंगे। सब पे लागू होता है, ऐसा नहीं कि मतलब, हाँ राजनीति में ये है कि लोकतंत्र में इतना स्कोप रहता है कि भाई जिसमें दम होगा वो जगह तो बना ही लेगा। हमारे दिल्ली वाले को देखो आप, दिल्ली वाले जो हमारे आदरणीय है मुख्यमंत्री जी, उनको देखो आप, संघर्ष करके जगह बना ली उन्होंने अपनी राजनीति में, ठीक है ना। उसका स्कोप सबके लिए खुला हुआ है, और भी लोग हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं लाहौर अधिवेशन, और ये मुद्दा उठता है लोकतंत्र में, हमेशा ध्यान रखें, इंटरव्यू में भी उठता है कि आप मानते हैं भाई लोकतंत्र में जनता तय करती है, परिवार उसे एक मौका दे सकता है विरासत में, योग्य हो कि नहीं हो तो पब्लिक तय करेगी ना चुनाव में। इंटरव्यू में कई बार प्राय पूछे जाते हैं ये, जैसे चुनाव का माहौल चल रहा और इंटरव्यू चल रहा तो सबसे पूछ लिया जाएगा, करप्शन के ऊपर, दल बदल के ऊपर, परिवारवाद के ऊपर, फ्रीबीज के ऊपर, सारे टॉपिक हिट रहते हैं एकदम। तो जनता तय करती है ना, आप परिवार क्या कर सकते हैं। भाई बहुत बड़ा वकील मैं हूं, बहुत सारे क्लाइंट हैं हमारे, हमने अपने बेटे को वकालत करा के सौंप दी, भाई उसमें दम है तो चला लेगा वो, वरना विरासत कब तक लेके जाएगा वो। फाइनली प्रतिभा ही तय करती है, ये कहने की बातें होती हैं। इतना तो एग्री करेंगे ना सभी लोग। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, उसका बेटा भी ठीक है, दम होगा उसके अंदर तो प्रैक्टिस करेगा ना वो नहीं होगा तो फिर कहां कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो। ये तो मिल ही जाता है ना विरासत में इतना, तो इससे डिनाई थोड़ी कर सकते हैं। कौन विरासत छोड़ता है अपना, कोई नहीं छोड़ता है, ठीक है। इसमें लिखें आप पहला पॉइंट, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, ब्रैकेट में लिख लें, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट लिखे इसमें पॉइंट, कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन
प्रारंभ करने का निर्णय लिया और इसके लिए गांधी जी को अधिकृत किया गया। इसके लिए गांधी जी को अधिकृत किया गया, ऑथराइज किया गया। ठीक है, इसके लिए गांधी जी को अधिकृत किया गया, ऑथराइज किया गया। नेक्स्ट लिखें आप, आजादी के प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया। प्रतीक के रूप में तिरंगा फहराया गया। एक और पॉइंट लिखें, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की शपथ ली गई और प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाने लगा। प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, अब 26 जनवरी को हर एक साल हम लोग 31 में 32, 33 हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। आजादी हमें अगस्त में मिली, तो अब जिस दिन हमें आजादी मिली उसको हमने इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया। बट चूंकि हम सेलिब्रेट कर रहे थे 26 जनवरी को 1930 से ही, तो हमने संविधान रिपब्लिक डे के मतलब इसके रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में इसे उसी के सम्मान में, रिस्पेक्ट में। अब शपथ में क्या ली जाती थी, अब अपने स्टडी मटेरियल में करीब पूरे 1 पेज में बताया गया है। उसको जब पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या अंग्रेजों ने नैतिक रूप से हमारा ये कर दिया, राजनीतिक रूप से ये, आर्थिक रूप से ये, सामाजिक रूप से, मतलब अब तक जो ब्रिटिश नीतियों की हमने आलोचना पढ़ी है ना, सरकार की सारी नीतियों की आलोचना, अंग्रेजों को निकालना क्यों जरूरी है, तो वही सब आलोचना उसमें लिखी हुई शपथ में। एक रीडिंग आप कर लीजिएगा, केवल बहुत जरूरी, बहुत कुछ होता है ऐसा तो मैं आपको लिखाता भी अलग से, बट एक रीडिंग करने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि शपथ में वो सारे बिंदु हैं जो अब तक हम अंग्रेजों की आलोचना क्यों निकालना जरूरी है उनको। आ रही बात समझ में ना? बहुत बार हमें लगता है कि बहुत पढ़ना नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं ना टॉपिक में कि इसमें पढ़ना क्या है। पूरी शपथ पढ़ने के बाद आप सोचोगे अच्छा क्यों निकालना अंग्रेजों को जरूरी है। तो अब तक इतनी सारी नीतियों की जो हमने आलोचना पढ़ी ना, आर्थिक नीति की आलोचना, प्रशासनिक नीति की आलोचना, सामाजिक नीति की आलोचना, उन्हीं सब आलोचना को उसमें रख दिया गया शपथ में। ये आइडिया मैं शेयर करता हूं आपसे, क्लास के जो एडवांटेज होते हैं ना हम लोग के, मतलब शपथ के अंदर देखो आपको क्या मिलेगा, अभी तक क्या आलोचना मिलेगी आपको। एक रीडिंग कर लोगे तो आइडिया बन जाएगा, कभी लिखना भी हो तो आप लिख दोगे। इतने सारे पॉइंट्स में आपको हमने आलोचना बता रखी। अभी तुरंत आप रिकलेक्ट शायद न कर पाओ बहुत ज्यादा उसको, क्योंकि हमने कल टास्क आपको दिया था राष्ट्रवाद के कारण से लेकर यहां तक पढ़ने के। उससे पहले तो हमने सारी नीतियां पढ़ाई है ना, आर्थिक नीति, भू राजस्व नीति की आलोचना तो पता है ना सभी को, किसानों की दशा क्या थी, उद्योगों के पतन में तो आलोचना पता है ना सभी को, आधुनिक उद्योगों को लेकर क्या था, धन का दोहन, पूरा दृष्टिकोण साफ था ना। उन्हीं सब बातों का निचोड़ था इस शपथ में। ठीक है, तो शपथ ली गई, गांधी जी को अधिकृत कर दिया गया। अब आप एक शीर्षक जो लिखें आप, गांधी जी एवं 11 सूत्री मांग। गांधी जी एवं 11 सूत्री मांग, ब्रैकेट में लिख लो आप, जनवरी 1930। ठीक है, अब गांधी जी को अधिकृत कर दिया गया। इस समय की एक और महत्वपूर्ण घटना क्या है कि 1929
30, 31, 32 ये जो वर्ष था अक्टूबर 1929 से 1932 तक पूरी दुनिया में एक महामंदी का प्रभाव था। अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम ही दिया गया है ग्रेट डिप्रेशन। विश्व इतिहास वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। कारखाने बड़ी संख्या में बंद हो गए थे, लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, ये दौर था। तो मंदी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था। मंदी की शुरुआत हुई थी अभी, और अब चूंकि अब राष्ट्रीय दुनिया की घटनाओं की अब समझ हमें होती थी ना, अब कोई विस्तार का दौर तो था नहीं। अब तो विस्तार में हमें पता नहीं था बहुत कौन क्या कर रहा है। अब तो पता था हमें दुनिया में कहाँ क्या हो रही है। भारतीय नेता भी समझ रहे थे। ब्रिटिश समाज में बहुत बेचैनी थी मंदी को लेकर के ब्रिटेन में। गांधी जी को अधिकृत किया गया तो 31 जनवरी को गांधी जी ने 11 सूत्री मांग अंग्रेजों के सामने रखी। उस 11 सूत्री में न तो लाहौर अधिवेशन से जुड़ा हुआ कोई मसला था, न नेहरू रिपोर्ट। गांधी जी ने कहा नमक कर समाप्त कर दो, भू राजस्व कर को आधा कर दो, सेना में खर्च को आधा कर दो, सिविल सेवा पे खर्चे को कम करो, भारतीय उद्योग को संरक्षण दो। इस तरह की कुछ कुछ मांगे गांधी जी ने 11 मांगे रख दी। न तो उसमें नेहरू रिपोर्ट की कोई बात थी और ना ही लाहौर अधिवेशन वाली कोई बात। कुछ लोग फिर आश्चर्य भरी निगाहों से गांधी को देख रहे थे, कर क्या रहेंगे। तो कई विश्लेषक कहते हैं कि गांधी जी थोड़ा समय ले रहे थे। मतलब एक तो उनका तरीका था कि भाई बातचीत करो, बातचीत से सोल्यूशन निकल आए तो अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी समय ले रहे थे अभी कि क्योंकि मंदी का प्रभाव अभी शुरू हुआ था। जितना ज्यादा अंग्रेजों को नुकसान होगा उस फेज में यदि हम आंदोलन करें, आर्थिक हितों पे जितना हम चोट करेंगे, हम अंग्रेजों की बेचैनी इतनी बढ़ी पड़ेगी। ज्यादातर लोग यही बात कहते हैं। गांधी जी अपनी इस तरह की योजना रणनीति की व्याख्या नहीं करते थे। वो कहते थे मैं व्याख्या क्यों करूं, मैं एक युद्ध के मैदान में हूं, कोई सेनापति अपनी रणनीति क्यों बताएगा। दांव पेच में बहुत माहिर थे अंग्रेजों के साथ। दांव पेच में वो भी दिखते जैसे थे वैसे बिल्कुल नहीं थे वो दांव पेच के मामले में। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एकदम जो उनके सिक्स पैक थे, मतलब जो दिखाई पड़ते थे गांधी जी के, है ना, उनके सिक्स पैक जैसे आपको लगे सिक्स पैक गांधी जी के, हाँ उनके सिक्स पैक यहां थे। विल पावर से बड़े मजबूत थे वो। हमने एग्जांपल दिया ना, अभी किसी ने कहा कि भाई आप कहते हो खादी पहने, खादी तो बहुत महंगा है, कैसे धारण करेंगे खादी। तो कहते थे कम पहनो। कोई भी चीज कहते तो पहले अपने ऊपर अमल करते थे वो। ठीक है, तो उन्होंने संकल्प लिया कि भाई हम जब तक सबको वस्त्र नहीं मिल जाए हम कम ही वस्त्र धारण करेंगे। आप सोचो, मतलब इस तरह का इरादा रखना कितनी बड़ी बात है ना। खैर, तो उसमें एक और दाव पेच था 11 सूत्री मांगों में। गांधी जी ने उन वर्गों को टारगेट किया जिनसे सहयोग और लेना चाहते थे आंदोलन में। वो जैसे किसानों के मुद्दे को उठाया कि भैया भू राजस्व 50% कम कर दो। गांधी जी ने नमक कर के मुद्दे को उठाया। सरकार समझ नहीं पाई, लोग भी समझ नहीं पाते थे कई बार। मसला ये था कि गांधी जी का था कि आंदोलन जब हम करने जा रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। आंदोलन को सरकारी दमन से बचाना भी है हमें, और आंदोलन में परस्पर कोई फूट न हो। शुरू से राष्ट्रीय आंदोलन का यही गोल था। गांधी जी भी उसी रास्ते पे थे। तो 11 सूत्री मांग रखी। गांधी जी ने थोड़ा वेट किया, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गांधी जी ने कहा भी, कभी कभी डायलॉग भी देते थे कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, मुझे पत्थर मिला। कल्पना करिए गांधी जी घुटने टेक करके रोटी मांग रहे हैं, ठीक है, सरकार से, है ना, कह रही भाई मुझे पत्थर मिला, है ना। तो इस तरह के शब्दों का खूब यूज करते थे जो अधिक से अधिक लोगों को समझ। ठीक है, गांधी जी से हमारे आज के नेता लोगों को कैसे जोड़ा जाए बहुत सीखते हैं। बस गांधी जी वाली इच्छा शक्ति नहीं रखते जो लोगों के लिए था। वो सीखते बहुत हैं, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे आप जो लोगों के जुबान पर चढ़ जाए। तो गांधी जी ने लोकतंत्र को एक नई मतलब दिशा दी, रास्ता बताया उन्होंने। मतलब ठीक है, आप लोगों के लिए सच्चे मन से काम करोगे तो फिर आपके पीछे लोग भी रहेंगे। खैर, और उसके बाद गांधी जी ने तय किया, अधिकृत किया ही गया था, आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने एक प्लानिंग के तहत कि भाई नमक कानून से हम आंदोलन की शुरुआत। सरकार भी तभी समझ नहीं पाई कि नमक कानून का क्या मतलब है।
नमक एक ऐसा मुद्दा था जिसमें किसी भी तरह की फूट की गुंजाइश, नमक में कोई नहीं कह सकता था ना ये किस धर्म का नमक है, हिंदुओं का नमक है, मुसलमानों का नमक है। नमक तो टाटा का ही ठीक है। कोई ये भी नहीं कह सकता था ये पंजाबी नमक है, बंगाली नमक है, मद्रासी नमक है, बिहारी नमक, ठीक है। कोई ये कह नहीं सकता था ना ये नमक कौन सा है, मतलब है नमक। नमक तो नमक है, सबकी जरूरत है नमक। आप उसमें किसी तरह की भेदभाव की फूट डालने की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो गांधी जी ने कहा कि भाई नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। कानून का उल्लंघन मतलब एक तरह से आपने व्यवस्था को चुनौती, खुलेआम। देखो एक होता है कि हमने कानून का रेड लाइट तोड़ दिया, कैमरे में पकड़े गए तो फाइन दे देंगे पुलिस वाले, नहीं पकड़े तो कोई बात नहीं। एक होता है कि भाई हमने सरकार को कहा कि हम आ रहे हैं और सारे आज हम रेड लाइट का उल्लंघन करेंगे, आज हम, वो हो गया व्यवस्था को चुनौती। तो असहयोग की तुलना में गांधी जी थोड़े आक्रामक मूड में थे कि भाई अब अगला सविनय अवज्ञा। गांधी जी क्या करते थे, अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह करते थे, चाहे रॉलेट हो, चाहे असहयोग हो, या साइमन का विरोध हो, कोई भी, या अभी आंदोलन कर रहे हैं, ये सब क्या है, गांधी जी के सत्याग्रह हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी संघर्ष किया वो सब क्या है, गांधी जी के सत्याग्रह। जितने तरह से संघर्ष किया वो सब सत्याग्रह के उनके तरीके हैं। ये भी एक बार समझा दिया था हमने, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चंस क्या होता है किस रूप में आएंगे ना, तो आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप सब पढ़ चुके हो। जो कुछ गांधी जी कर रहे हो वो सब सत्याग्रह के तरीके हैं। समझ में आ रही है बात ना। ये सब पहले भी वो उस दिन वाले सेशन में भी हमने बताया था आपको, और दक्षिण अफ्रीका वाले उसमें भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो कानून का उल्लंघन का मतलब एक तरह से खुलेआम उन्होंने कहा कि मैं चुनौती दूंगा, और गांधी जी ने पूरा माहौल अच्छा बनाते थे। वो भी ऐसा नहीं था कि एकदम, तो माहौल बनाना ऐसा मत समझिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जानते हैं और दिल्ली वाले हमारे जानते हैं ना, मतलब गांधी जी भी भयानक वाला माहौल बनाते थे भाई। उन्होंने कहा मैं दांडी तट पे पहुंच के नमक कानून का उल्लंघन 12 मार्च से मैं यात्रा की शुरुआत करूंगा। एक तरह से वल्लभ भाई पटेल बहुत जबरदस्त संगठन वाले नेता थे वो, समझो। इस पूरी यात्रा की तैयारी उन्होंने करी थी वल्लभ भाई पटेल ने। एक दिनों में कितनी मील की यात्रा होगी, कहां कहां तोरण बनेंगे, और पूरा संगठन सक्रिय था इस बात को लेकर के। इंपॉर्टेंट नमक कानून का उल्लंघन तो था, इंपॉर्टेंट ये था गांधी जी की रोज यात्रा आगे। अभी यात्रा में सरकार थोड़ी रोकेगी। गांधी जी ने यात्रा 78 सहयोगियों की शुरुआत की, धीरे धीरे कारवां एकदम फौज। भाई गांधी जी ने कानून का उल्लंघन कहां किया जो आप रोक दोगे उन्हें। उल्लंघन तो वो 6 अप्रैल को करेंगे ना। इससे क्या हुआ, मीडिया में रिपोर्टिंग, चारों तरफ चर्चा, संगठन चूंकि संगठन कांग्रेस ने बना रखा था 20 में ही अपना, अब प्रांतीय तालुका रचनात्मक कार्य कांग्रेस 10 वर्षों से कर रही थी। अब धीरे धीरे कांग्रेस हर घरों में घुस गई थी, हर घर में थी, हर चौक चौराहे पर नजर आ रही थी कांग्रेस। अब संगठन पहले की तुलना में काफी मजबूत था। अब क्या था, धीरे धीरे संगठन के लोग पूरे देश में माहौल बना रहे थे, बस अब गांधी जी चुनौती देने ही वाले हैं। एक होता है ना कि इमोशनल एक इन्वायरमेंट निर्मित हो रहा था, और ऐसे मूवमेंट ऐसे ही चलते भी हैं। तय हो गया कि 6 अप्रैल को गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन, गांधी जी जैसे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, छोटे से लेकर बड़े स्तर के नेता सब के सब नमक कानून का उल्लंघन अपने अपने क्षेत्र में। अब संगठन देखो मजबूत था। पहले क्या था, अध्यक्ष ने प्रस्ताव पास किया, फिर 362 दिनों के बाद फिर अध्यक्ष मिलते थे प्रस्ताव पास करने के लिए। अब तालुका से लेकर गांव तक कांग्रेस कार्यकर्ता संगठन सक्रिय था। एक एक दो दो भी कहीं विरोध करेगा तो पूरे देश से एक्चुअल विरोध की स्वर सुनाई। ये गेम था। इसके अलावा गांधी जी ने कानून के उल्लंघन करने के साथ साथ कुछ और कार्यक्रम की भी बात कही। शराब की दुकानों पर धरना देंगे, कर नहीं देंगे, सरकार को भू राजस्व नहीं देंगे। यानी केवल नमक कानून, नमक आय का बहुत बड़ा स्रोत था सरकार का, सेकेंड या थर्ड, डिपेंड करता है परिस्थितियों पे, सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट इनकम का सोर्स था। लैंड रेवेन्यू, उसके बाद एक आधा सोर्स और कोई होगा या नमक ही था। सबसे ज्यादा आय सरकार को भू राजस्व से होती थी। भू राजस्व
नहीं देंगे। शराब की दुकानों से भी इनकम बहुत होती है सरकार को। दिल्ली में देख रहे होगे अभी आप, हर गली मोहल्ले में शराब की दुकान जो है खुल गई है। बिहार के बारे में सबको खबर होगी, है ना। वहां के मुख्यमंत्री परेशान है कि शराबबंदी कैसे लागू की जाए, और दिल्ली के मुख्यमंत्री परेशान है कि हर चौक चौराहे पे कैसे शराब की दुकान खोली जाए। एक ही देश में इतनी सारी विविधता जो है पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। इन सब से क्या होगा, सरकार की आय पे एक तरफ ब्रिटिश सरकार पे मंदी की मार, दूसरी तरफ गांधी की मार। मंदी और गांधी दोनों का डुअल कॉम्बो, सरकार विचलित हो जाएगी इसमें। सरकार चाहेगी कि आंदोलन कांग्रेस रोके फर्स्ट टाइम, तो जो कांग्रेस चाह रही थी इतने दिनों से, अब वो वक्त आना शुरू हो गया। अब सरकार अब कांग्रेस के दबाव या उसके प्रभाव से अब डर रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होगा सविनय आंदोलन। बढ़ते इस दिशा में आगे हम लोग। लिखें आप जरा, 11 सूत्री मांग में कुछ प्रमुख मांगे। कुछ प्रमुख मांगे। लिखें आप पहला पॉइंट, नमक कर को समाप्त किया जाए। भू राजस्व, नेक्स्ट पॉइंट, भू राजस्व में कटौती की जाए। भू राजस्व में कटौती की जाए। नेक्स्ट लिखें आप, सैन्य व्यय में 50% कटौती की जाए। सैन्य व्यय में 50% की कटौती की जाए। ठीक है, कटौती की जाए। नेक्स्ट, भारतीय कपड़ा उद्योग और जहाजरानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए। नौ परिवहन, कपड़ा एवं जहाजरानी उद्योग को संरक्षण दिया जाए। संरक्षण दिया जाए कपड़ा एवं जहाजरानी उद्योग को। एक आधा और लिख लें, राजनीतिक बंदियों को रिहा। इत्यादि कर दीजिएगा। ये 11 मांगे भी लिखी हुई हैं आपके नोट्स वाले में। तो जो मेन मेन मांगे हैं वो ये हैं, और भी मांगे थे इसमें। सीआईडी विभाग को लेकर के था, ठीक है, विनिमय दर को लेकर के था, ऐसे करके 11 अलग अलग मांगों का जिक्र था। आगे लिखें आप इसके बाद, इन मांगों के प्रति सरकार की प्रक्रिया नकारात्मक रही। सरकार की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। नकारात्मक रही। इसी में लिखें, 12 मार्च 1930 को गांधी जी को 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तट पर नमक कानून के उल्लंघन के लिए, दांडी तट पर नमक कानून के उल्लंघन के लिए यात्रा की शुरुआत की।
ऐसे करके फिर एक आंदोलन की तरफ बढ़ गया देश जो है। अब यहां लिखे सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां लिखे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस नाम का मतलब यही देखो, अवज्ञा यानी विनम्रता पूर्वक आदेश कानून को नहीं मानना, है ना। नाम का चयन वगैरह बहुत सावधानी से करते थे गांधी जी, उनकी भी अपनी टीम होती थी, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बहुत लंबी अवधि तक चला था आंदोलन, कई उतार चढ़ावों के साथ। 1930 से 34 तक चला था आंदोलन। अभी हमने क्या देखा, 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक इसका प्रथम चरण था। अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक इसका पहला चरण था। ठीक है। और इसका जो द्वितीय चरण था, कहने का मतलब 31 से आंदोलन रुक जाएगा। 5 मार्च 31 के बाद यह आंदोलन थोड़ा स्थगित हुआ, ठीक है, 8-9 महीनों के लिए, है ना। फिर दोबारा आंदोलन की शुरुआत होगी। जो द्वितीय चरण था इस आंदोलन का, वो था आपका 1932 के प्रारंभ से 1933 के मध्य तक। लमसम ही रखना है आपको, कोई ऐसा नहीं कि जनवरी और मई ऐसे करके डेट पे नहीं जाना आपको। 32 के प्रारंभ से 33 के मध्य तक, 1 साल करीब यहां चला, 1.5 साल करीब यहां चला आंदोलन। लगभग ये 4 साल में 2.5 साल आंदोलन चला, बाकी समय ये आंदोलन स्थगित रहा। वो हम देखेंगे भी आगे हम जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। और यहां लिख लेंगे आप 1934 के मध्य में, या 1934 ही कर लीजिए, मध्य छोड़ दीजिए। 1934 में आंदोलन वापस लिया गया। 1934 में आंदोलन वापस लिया गया। ठीक है, 1934 में आंदोलन वापस लिया गया। अब जब आंदोलन चलेगा, 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, जिस दिन नमक कानून का उल्लंघन करेंगे, और 31 में गांधी जी और वायसराय के बीच एक समझौता होगा, उसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया है। लगभग 11 महीने बाद फिर गांधी जी आंदोलन स्थगित कर देंगे कांग्रेस, और फिर कांग्रेस जो है संवैधानिक सुधारों पर बातचीत करने के लिए ब्रिटेन जाएगी। वो एक गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गांधी जी ने कह दिया था, वैसे कुछ होना तो है नहीं, मैं जा तो रहा हूं, निराश होकर ही लौटूंगा। निराश होकर के आते हैं, फिर दोबारा आंदोलन की शुरुआत करेंगे, सरकार और शक्ति दिखाएगी। 33 में कई कारणों से आंदोलन को स्थगित कर देंगे और 34 में आंदोलन को वापस लेंगे। यानी अभी भी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत और औपचारिक वापसी ये गांधीवादी तरीका था। कार्यक्रम अहिंसा के रास्ते पर रखना है। जैसे हमने असहयोग में बताया था ना, गांधीवादी तरीका क्या, वो सब तरीका यहां भी अपनाया जाएगा, बट असहयोग की तुलना में थोड़ा इसका दायरा व्यापक था, है ना। लिखें आप जरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहला पॉइंट लिख लें आप, नमक का मुद्दे के रूप में चयन क्यों। नमक का मुद्दे के रूप में चयन क्यों। मुद्दे के रूप में चयन क्यों, और पॉइंट्स लिख लेंगे आप कि नमक के मुद्दे पर
परस्पर फूट की संभावना नहीं, संभावना नहीं। दूसरा पॉइंट लिखें आप, लिखें नमक पर करों से राहत से नमक पर करों से राहत से लोगों को आर्थिक राहत मिलती, आर्थिक राहत मिलती है ना। जैसे कर समाप्त कर देगी सरकार तो गरीबों के लिए राहत की बात होगी वो एक तरह से। तो नमक का मुद्दे के रूप में चयन क्यों। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सीमावर्ती इलाकों में या तटवर्ती इलाकों में, नॉट सीमावर्ती, तटवर्ती इलाकों में यह रोजगार का एक साधन भी सरकार का एक अधिकार समाप्त हो जाएगा तो लोगों को रोजगार भी मिल सकते हैं, इसमें मतलब रोजगार का साधन भी हो सकता है ये, है ना। तो नमक के मुद्दे का चयन क्यों किया था गांधी जी ने, छोटी छोटी ऐसी बातें कही जाती हैं बट ये मेन रीजन था। शुरू से राष्ट्रीय आंदोलन में था कि हम ऐसे मुद्दों का चयन करें जहां हम लड़े ना आपस में, ठीक है। अब आप लिखें, आप एक शीर्षक दे दें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि। आंदोलन की पृष्ठभूमि, क्यों आखिर आंदोलन की शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की, है ना। पॉइंट्स में लिखें आप, पहला पॉइंट्स लिखें आप इसमें कि असहयोग जैसे व्यापक जन आंदोलन के बावजूद संवैधानिक सुधारों के प्रति सरकार का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण, ठीक है, प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण मतलब सरकार बहुत सुधारों के लिए तैयार नहीं थी। नेक्स्ट लिखें आप, कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों एवं संगठनात्मक ढांचे के विस्तार से कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों एवं संगठनात्मक ढांचे के विस्तार से कांग्रेस का जनाधार व्यापक नेक्स्ट लिखें आप, असहयोग के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों तथा समाजवादी मार्क्सवादी गतिविधियों से
किसानों, मजदूरों, युवाओं, किसानों, मजदूरों, युवाओं में न केवल राजनीतिक जागरूकता का प्रसार, बल्कि जुझारू या संघर्ष वाली मानसिकता का भी विकास, जुझारू मानसिकता का विकास। ये जो लाइन है आपको भी पूरा समझ में नहीं आएगा, जब हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, बट बैकग्राउंड में इसको भी हम लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यानी एक संघर्ष वाली प्रवृत्ति, लड़ने वाली प्रवृत्ति, जुझारू प्रवृत्ति उभर रही थी, एक माहौल बन रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। साइमन विरोधी संघर्ष से एक राजनीतिक उत्साह का वातावरण निर्मित होने लगा। अगला पॉइंट लिखे, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रीय मांगों के प्रति सरकार के रूढ़िवादी दृष्टिकोण से असंतोष बढ़ा। जैसे नेहरू रिपोर्ट, गांधी जी के 11 सूत्री मांग, नेक्स्ट लिखें, महामंदी के कारण भी परिस्थितियां आंदोलन के अनुकूल थीं। और सबसे महत्वपूर्ण, गांधी जी ने संघर्ष, तैयारी, संघर्ष की रणनीति को आधार बनाते हुए उपरोक्त पृष्ठभूमि में आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ठीक है, गांधी जी का ये था कि संघर्ष में दो तरह से, एक तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, दूसरा राष्ट्र निर्माण का। तो उनका मानना था कि संघर्ष लंबे समय तक तो चलेगा नहीं, फिर हम संगठनात्मक कार्य करेंगे, रचनात्मक कार्य करेंगे नहीं, वो तैयारी एक तरह से विराम है संघर्ष में वो। और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो अपने हिसाब से दोबारा हम संघर्ष, फिर हम हर संघर्ष में देखते थे कि हम नए मुद्दों को लेकर करें, नए तरीकों से करें, और पिछले संघर्ष की तुलना में इस संघर्ष में लोगों की भागीदारी बढ़े।
पिछले संघर्ष की तुलना में इस संघर्ष में लोगों की भागीदारी बढ़े, ठीक है। तो उनकी एक रणनीति को बिपिन चंद्र नाम देते हैं संघर्ष तैयारी संघर्ष या संघर्ष विराम संघर्ष। बिपिन चंद्र अपनी किताब में एक नाम देते हैं कि भाई गांधी जी इस रणनीति पे आगे बढ़ रहे थे। संघर्ष किया, फिर उसके बाद तैयारी चल रही थी उनकी, फिर सही मौका लगा, फिर संघर्ष, फिर तैयारी चलेगी, फिर एक संघर्ष, ऐसे करके वो क्योंकि भारत की आजादी की लड़ाई को, लोकतांत्रिक लड़ाई को ऐसे देख रहे थे वो, है ना। तो ये क्यों शुरुआत हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसकी एक पृष्ठभूमि हमने बना ली, ठीक है, नमक के मुद्दे के रूप में चयन क्यों। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम लोग एक नेचर की बात करेंगे और कुछ कुछ थोड़े इंफॉर्मेशन वगैरह की बात चलते फिरते करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, छोटा ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ब्रेक का टाइम खत्म हो गया वैसे, ठीक है, छोटा ही रखते हैं इसको हम लोग, 5-6 मिनट में क्लास शुरू कर देंगे फिर, है ना। अब हम लोग बात करेंगे नेचर, पुराना वही फॉर्मूला, ठीक है। और याद है फॉर्मूला क्या था हमारा, क्षेत्रीय प्रसार, सामाजिक आधार, लक्ष्य, संगठित, वो सारे पॉइंट्स को हम, इसके जो मेन कार्यक्रम थे मैं उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं। इस कार्यक्रम में किसानों को कर नहीं देने के लिए कहा गया, शराब की दुकानों पर धरना था, सरकारी नौकरी और विधानमंडलों से त्याग पत्र था। रचनात्मक कार्य साथ साथ चलेंगे, ठीक है, रचनात्मक कार्यों को रोका नहीं जाएगा ना, वो साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। जो रचनात्मक कार्य हमने बताए थे आपको असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। क्या सवाल है आपका? सिंध को बॉम्बे से अलग क्यों किया जाए? बॉम्बे ना, जैसे विस्तार के क्रम में एक बहुत बड़ा भूभाग था बॉम्बे के पास, और उसमें अलग भाषा भाषी लोग शामिल थे। तो प्रशासनिक कारणों से मांग की जा रही थी, भाषाई कारणों से मांग की जा रही थी। सिंध की पहले से भी अलग एक पहचान सैकड़ों साल से रही है, तो वहां के लोग भी आंदोलन कर रहे थे। जिन्ना के मांग के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो एक मुस्लिम बहुल प्रांत बन जाएगा उससे। धार्मिक नेता जब कोई मांग करते हैं तो उसका एक धार्मिक रंग हो जाता है बस। अदरवाइज सिंध की अपनी कल्चर है, अपनी भाषा है, और भारत में देखा जाए पूरे भारत पाकिस्तान को मिला करके तो सिंध पहला ऐसा क्षेत्र है जहां इस्लामिक व्यवस्था सबसे मजबूत हुई थी पूरे भारत में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों को मिला देंगे तो आप, तो अलग करने का जो मांग था उसका सांस्कृतिक राजनीतिक था, और जिन्ना उसमें आ गए तो इसका मतलब सांप्रदायिक रूप दे दिया उन्होंने, ठीक है। और बाकी बहुत बड़े भूभाग पे प्रशासन करने में कठिनाई होती है, इसलिए थोड़ा छोटे छोटे प्रांत की बात की जा रही थी, है ना। तो नेचर में हम लोग अब असहयोग से कनेक्ट करेंगे इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भी बात करेंगे तुलना किससे होनी है? असहयोग से होनी है। पढ़ के आए ना सभी लोग असहयोग? लखनऊ समझौता भी पढ़ के आए थे सभी लोग? यस। रॉलेट सत्याग्रह भी, स्वदेशी आंदोलन भी। स्वदेशी पढ़ के आए तो अच्छी बात है, स्वदेशी असहयोग से कंपेयर होता जाएगा ये। लिखो आप जरा पहला पॉइंट, लिखो आप कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग की तरह असहयोग की तरह ही एक ऐसा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग की तरह ही एक ऐसा आंदोलन जहां गांधीवादी आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे आंदोलन को प्रारंभ एवं वापस लेने की घोषणा,
घोषणा, प्रारंभ एवं वापस लेने की घोषणा, कॉमा कॉमा, विरोधात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रम, विरोधात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रम, विरोधात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रम, कॉमा, आंदोलन को अहिंसात्मक रखना, आंदोलन को अहिंसात्मक रखना, ठीक है, कॉमा, संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका, सरकार से वार्ता इत्यादि, इत्यादि। इन आधारों पर इसे संगठित आंदोलन भी कह सकते हैं। इन आधारों पर इसे संगठित आंदोलन भी कह सकते हैं। यहां आप फिर ध्यान दीजिएगा एक बात, जैसे असहयोग आंदोलन एक संगठित आंदोलन था, मान लीजिए आपसे पूछ लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन एक संगठित आंदोलन था, पढ़ते तो सब हैं हम, वहां प्रेजेंट करने के दौरान हमारे पास 4-6 पॉइंट्स तुरंत नहीं आएंगे तो 7-8 मिनट का समय निकल जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मास मूवमेंट के नेचर में जो भी लिखाता हूं ना, बहुत प्लान्ड वे में लिखाता रहता हूं मैं, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैं उसमें समाहित करता रहता हूं, ठीक है। समझ में आ रही बात सभी को ना? वैसे गांधीवादी आंदोलन की सभी विशेषताएं सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिखाई पड़ती हैं, टिप्पणी करें तब भी ये सारी बात बता देंगे आप। यह आंदोलन बहुत हद तक संगठित था, तब भी इन आधारों पर बात कह देंगे आप, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी उसका संगठित स्वरूप, उसकी संगठित प्रकृति, संगठित रूप में आंदोलन को संचालित करना। अब एक छोटी सी बात कहना चाहते, अब कैसे, तो इन आधारों पे, और थोड़ा इसको फैलाना हो तो बता देंगे हाँ कि भाई सरकार से बात नहीं बनी तो औपचारिक तौर पे आंदोलन की घोषणा की गई। मतलब जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा, आप जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, मतलब उड़ाया हो ना उड़ाया हो देखा तो होगा ही, कभी हम ढील देते हैं, कभी हम लपेटते हैं, उसे हम खींचते हैं अपनी तरफ, है ना। तो यही वाली बात है राइटिंग में भी होती है कि आपको बस चेन बना, श्रृंखला बना करके कभी ढील देना है, कभी खींचना है, मतलब ठीक है। यहां पे सब इंडिविजुअल की अपनी समझ होती है, समझ तो वही रहे होते हैं, बट इस कला को डेवलप करना है। ये कला डेवलप हुआ और आने वाले 6 महीने साल भर में जो भी आप मेंस दोगे उसके बाद आपका सिलेक्शन या इंटरव्यू कॉल आएगा। इस कला के डेवलप होते ही नंबर आपका आएगा। यस, यही शुरू से मेरा इसी बात पे बल है कि राइटिंग स्किल आपका ठीक रहना है। अब दूसरा लेते हैं पॉइंट इसमें, लिखें असहयोग की तुलना में लक्ष्य भी अधिक स्पष्ट एवं व्यापक था। व्यापक था। पूर्ण स्वराज में न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज में न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता निहित थी, बल्कि मूल अधिकारों से युक्त सामाजिक आर्थिक न्याय भी
मूल अधिकारों से युक्त सामाजिक आर्थिक न्याय भी जैसा कि कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में अभिव्यक्त किया। कराची अधिवेशन में अभिव्यक्त किया। ये भी पढ़ना है हमें। कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट के बाद। उसमें कांग्रेस ने साफ साफ कहा था कि ये मूल अधिकार, सामाजिक आर्थिक न्याय, इन सब के लिए भी, केवल राजनीतिक आजादी नहीं, पर जब हमारी व्यवस्था आएगी तो हम ये सब काम भी करेंगे। हम तो पहली बार बहुत खुल करके ना होता है ना, कांग्रेस आ रही है सामने यहां पे अब तक, कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम किस तरह की व्यवस्था लेकर के आएंगे। पूर्ण स्वतंत्रता को छोड़ दे तो बहुत सारी बातें नेहरू रिपोर्ट वाली ही थी उसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। आंदोलन का सामाजिक दायरा भी अधिक व्यापक था। देखिए, किसी भी आंदोलन की तुलना में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी इस आंदोलन में देखी। देखो, भागीदारी में क्या होता है, भागीदारी में हमेशा ध्यान रखिए, जैसे महिलाओं की भागीदारी या किसी भी वर्ग की भागीदारी आंदोलन में क्या क्या हो रहा है। जैसे कर नहीं देने के लिए, है ना, तो भाई किसान परिवार का मतलब उसमें महिलाएं भी हैं परिवार में। कर नहीं देने में, शराब की दुकानों पर धरना, नमक कानून का उल्लंघन, जैसे महिलाओं की भूमिका कहाँ दिखती है, तो कभी कभी क्या होता है, लिखने में आप चौंक जाएंगे, कैसे लिखा जाए, महिलाओं की भागीदारी तो थी। बस सिंपली आपको रिलेट करना है, भाई इतने सारे कार्यक्रम थे ना, हर कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका, हर कार्यक्रम में छात्रों की भूमिका, महिलाओं की तो, मजदूरों की भूमिका हो सकता है कि अब भू राजस्व नहीं देने से मजदूरों की बड़ी भूमिका नहीं होगी। मजदूर तो मजदूरी करते हैं, शहरी जो औद्योगिक मजदूर हैं, ठीक है, बट महिलाओं की भूमिका तो, महिलाएं तो हर जगह उनका प्रेजेंस है। समझ में आ रही बात सभी को। तो अब तक जितना भी आंदोलन है, गांधी जी ने, सबने कहा था कि भी सबसे ज्यादा भागीदारी, उसके पीछे रीजन था कि असहयोग में भी भागीदारी अच्छी खासी थी, बट संगठनात्मक कार्यों के कारण महिलाओं ने भी खूब सदस्यता ग्रहण की, और अहिंसात्मक रणनीति के कारण, ठीक है, धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ा, जागरूकता आई उनके अंदर। मतलब इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये नेता लोग भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे, महिलाओं के अधिकारों को लेकर ये आवाज उठा भी रहे थे, है ना। सुभाष चंद्र बोस की बड़ी भूमिका थी कुछ कुछ गतिविधियों में। तो गांधीवादी रणनीति ही इसमें एक फैक्टर के तौर पे काम कर रही है वैसे तो, है ना। तो पहले की तुलना में सामाजिक आधार भी इसका व्यापक था। संख्या को काउंट करना मुश्किल होता है, बट कई आधारों पे इतिहासकार ये निष्कर्ष निकालते हैं। कभी कभी हो सकता है आपको आंकड़े मिल जाए, इतने लोग जेल गए थे उसकी तुलना में, इतने लोगों ने ऐसा काम किया था, मतलब एक अनुमान होता है, बट ये प्रमाणित है, फैक्ट है, तथ्य है ये। इसी में लिखो आप। देखिए, आंदोलन में किसानों एवं पूंजीपतियों की भी व्यापक भागीदारी रही। इसी में लिखना, पहले की तरह छात्रों की भी सक्रिय भूमिका आंदोलन में।
आंदोलन में, लेकिन मजदूरों की भूमिका में थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा। हालांकि विभिन्न शहरों में मजदूरों ने हड़ताल का आयोजन किया। जैसे एक मार्क्सवादी पार्टी है, तो मार्क्सवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव था और मजदूरों में अच्छा खासा उनका प्रभाव था, तो वो अलग तरीके से आंदोलन चला रही थी। वो हिंसक संघर्ष था उनका। क्योंकि मजदूरों पे प्रभाव था, इसलिए मजदूरों की भूमिका में थोड़े उतार चढ़ाव इस आंदोलन में भी दिखेंगे और अगले आंदोलन में भी दिखेंगे। भागीदारी है उनकी, बट वो हिंसक संघर्ष में भी कहीं कहीं भाग लेंगे वो। जैसे महाराष्ट्र के सोलापुर में मजदूरों ने समानांतर सरकार बना ली थी कुछ समय के लिए। वो गांधीवादी ढर्रे पे नहीं थे, भूमिका है उनकी, बट सभी ने अवज्ञा गांधीवादी ढर्रे पे उतनी ज्यादा नहीं है, दूसरे रूप में सक्रिय हैं वो। इसी में लिखें, तुलनात्मक रूप से मुस्लिम समुदाय की भी भागीदारी इस आंदोलन में कम थी। हालांकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफूर खान की प्रभावी भूमिका रही। ठीक है, इनके बारे में अलग से भी बात करेंगे हम। नेक्स्ट लिखे कि महाराष्ट्र आंध्र बंगाल इत्यादि क्षेत्रों में जनजातीय समाज की भी आंदोलन में भागीदारी दिखी। इसी में लिखें, कश्मीर अलवर जैसी देसी रियासतों कश्मीर अलवर इत्यादि देसी रियासतों की जनता ने भी आंदोलन में भाग लिया। यहाँ पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर लेंगे। जिन जिन वर्गों ने भाग लिया हमने उसकी तो बात करी। यहाँ पे जहां आपने कश्मीर लिखा है उसमें एक नेता है वहां के उस समय शेख अब्दुल्ला, उनका नाम लिख लीजिएगा या नोट करके लिख लीजिए आप, नाम है ना, नोट करके नाम लिख लें आप। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और अलवर में KM अशरफ।
ठीक है, शेख अब्दुल्ला और के एम अशरफ। शेख अब्दुल्ला जो अभी फारूक अब्दुल्ला उनके पिता हो गए, और उमर अब्दुल्ला जो देखते हैं ना, अब्दुल्ला परिवार पूरा है ना। के एम अशरफ एक बहुत बड़े विद्वान थे और इतिहास के बहुत बड़े लेखक में इनकी गिनती होती है। एक किताब इनकी बड़ी पॉपुलर रही है, अलवर नजदीक ही पड़ता है यहाँ से, है ना। अब एक नई बात क्या दिखाई पड़ रही है हमें, देसी रियासतों का आंदोलन में भाग लेना। अब तक आंदोलन ब्रिटिश प्रांतों में चल रहा था, देसी रियासतों में जागरूकता तो आ रही थी असहयोग के समय हमने कहा, पर भागीदारी जैसी चीज नहीं दिखी थी। पहली बार इन दो रियासतों की जनता बड़ी संख्या में भाग ले रही है आंदोलन में। तो इसका दायरा जो है सामाजिक रूप से व्यापक माना गया है। नोट में लिखें आप, लिखें कि खान अब्दुल गफ्फार खां कॉमा देके लिखेंगे, इन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी एवं बादशाह खान भी कहते हैं। बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी एवं बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, गांधीवादी नेता के रूप में बहुत चर्चित रहे हैं ये। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान में आज जो उसका पेशावर वाला इलाका जो हो गया, समझो आज एक तरह से वो आतंकवाद का एक अच्छा खासा गढ़ है वो। खैबर पख्तूनवा कहते हैं उसे अभी, है ना। और वहां पे गांधीवादी तरीके से हजारों की संख्या में लोग मतलब मूवमेंट्स करते थे इनके दौर में। और उस इलाका में कांग्रेस का ऐसा गढ़ था इनके कारण कि वो इलाका पाकिस्तान में जाना ही नहीं चाहता था। पर भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि आजादी के समय कांग्रेस ने मजबूरन एक तरह से कह लो या परिस्थितियों के कारण साथ छोड़ दिया। अब्दुल गफ्फार खां बहुत नाराज भी हुए थे, है ना। जब बंटवारा हो रहा था भारत पाकिस्तान का, तो वहां कांग्रेस की बहुत अच्छी पकड़ थी और जनमत संग्रह के आधार पर होना था, चूंकि खान अब्दुल गफ्फार खान ने बहिष्कार कर रखा था अपने समर्थकों के साथ। वरना सब लोग ये मानते हैं कि वो इलाका पाकिस्तान में नहीं जाता, बट भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी बाकी जिन क्षेत्रों को लेकर पाकिस्तान बनने की मांग थी, यदि उसको शामिल करने पे बहुत तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता। तो ये सब ना, कुछ एक होता है ना, दुखती रग वगैरह भी हैं, कुछ प्रश्नों के उत्तर समझ में नहीं आते कभी कभी, है ना। तो उनमें किए हैं। बहुत लोकप्रिय नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, सीमांत गांधी। इनकी एक संस्था भी थी, संस्था का नाम था खुदाई खिदमतगार, लिख लें आप। इनकी एक संस्था थी, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। और सदस्य जो थे वो लाल कपड़े पहनते थे। ये इसलिए है कि जहां कहीं भी वो आंदोलन करते थे लाल कपड़े वाले दिख जाते थे, है ना। लाल टोपी नहीं, अभी आपने देखा होगा लाल टोपी की भी खूब चर्चा होती है ना। लाल कपड़े, तो लाल कुर्ती आंदोलन कहा गया है। लाल कपड़े पहनते थे तो कोई भी आंदोलन करते थे तो उसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता था। वहां पे सरकारी किताबों में जिक्र मिलता है, तो ऐसे ही हमने भी जिक्र कर दिया। और पस्तो नामक एक पत्रिका निकालते थे, पस्तो, पस्तो नामक पत्रिका, पश्तो नामक पत्रिका। ठीक है, तो हम लोगों ने नेचर में अभी तक क्या क्या बात किया। सबसे पहले हमने पॉइंट उठाया संगठित था यह आंदोलन और गांधीवादी ढर्रे पे था। दूसरा पॉइंट उठाया लक्ष्य एकदम क्लियर पहले की तुलना में, चाहे राजनीतिक लक्ष्य हो या आर्थिक सामाजिक लक्ष्य। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने उठाया सामाजिक आधार पहले की तुलना में इसका ज्यादा व्यापक। और फिर साथ साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा तथ्यों को भी देखा, उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं। ठीक है, आगे लिखें आप। असहयोग की तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी
शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार दिखा। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी मिलके ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूर दराज के इलाकों में इसकी पहुंच देखी गई। बहुत दुर्गम दुर्गम इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में, जो वनों से पूरा पठारी पर्वतीय क्षेत्र है, या जहां गांवों से ज्यादा संपर्क नहीं था, क्योंकि कांग्रेस के संगठन जो थे धीरे धीरे रचनात्मक कार्यों के माध्यम से फैलते जा रहे थे। तो यही कारण था कि असहयोग की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाकों में इसका प्रभाव दिखा। इसी में लिखें आप, सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसका अधिक प्रभाव दिखा, जैसे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा मणिपुर एवं नागालैंड इत्यादि क्षेत्रों में। ठीक है, तो एक दूसरा अंतर क्या था कि असहयोग के समय भी था बट उतना प्रभाव नहीं था। सविनय अवज्ञा में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, मणिपुर, नागालैंड, वहां पे गिरानी गिडनेल्यू हैं। ठीक है, तो इन सब के दौर में अच्छा खासा प्रभाव दिख रहा है अब। तो दायरा एक बहुत व्यापक है पहले की तुलना में, असहयोग की तुलना में इसका। यहां तक कि रियासतों में भी इसका प्रभाव, हमने बताया अभी आपको, दिखने शुरू हो गए हैं। और अगले आंदोलन तक आते आते पूरे रियासत शामिल हो जाएंगे राष्ट्रीय धारा में, है ना। तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी इसका दायरा व्यापक था, इसमें कोई दो राय नहीं। अगला पॉइंट लिखें आप, आंदोलन के विरोधात्मक कार्यक्रम असहयोग की तुलना में अधिक आक्रामक थे। असहयोग की तुलना में अधिक आक्रामक थे, जैसे नमक कानून का उल्लंघन, मतलब कानून वहां पे था कि हम सहयोग नहीं करेंगे आपसे, हम हैं काम नहीं करेंगे हम। यहां ये था कि नहीं, कानून का उल्लंघन करेंगे। तो तुलना में आक्रामक थे जब कार्यक्रम को कंपेयर करेंगे तो। इसी में लिखें, साथ ही ब्रिटिश आर्थिक हितों को अधिक निशाना बनाया गया। लेकिन आप चाहे शराब की दुकानों पर धरना, या नमक कर का उल्लंघन, या फिर भू राजस्व की न अदायगी के रूप में, भू राजस्व की न अदायगी के रूप में,
असहयोग में ऐसा नहीं था कि किसान राजस्व नहीं देंगे सरकार को, यहां था, ठीक है, यहां पे ये सब कार्यक्रम का हिस्सा था। वहां आपको याद होगा ताड़ी की दुकानों पे धरना तो दे रही थी महिलाएं, बाद में कांग्रेस ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यहां तो कांग्रेस ने कार्यक्रम में कहा कि शराब की दुकानों पे धरना, ये सब रेवेन्यू के मेजर सोर्स थे सरकार के। तो मंदी के दिनों में आर्थिक हितों पे तो तुलनात्मक रूप से अधिक आक्रामक माना गया इसे, नोट करके लिख लें आप, लिखें आप, विधान मंडलों एवं सरकारी नौकरियों से लोगों को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। विधान मंडलों एवं सरकारी नौकरियों से लोगों को त्यागपत्र देने के लिए कहा गया। ठीक है, त्यागपत्र देने के लिए कहा गया, मतलब ये भी इसका एक हिस्सा था। तथा जमींदारी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में चौकीदारी कर की न अदायगी भी आंदोलन का हिस्सा बना। जमींदारी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में चौकीदारी कर की न अदायगी भी आंदोलन का हिस्सा बना। समझा रहा हूं मैं इसको, नहीं करूंगा, ठीक है। जमींदारी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में चौकीदारी कर की न अदायगी, मैं भी समझा रहा हूं इस पॉइंट को, ठीक है ना। चौकीदारी कर की न अदायगी भी आंदोलन का हिस्सा बना। अब जमींदारी बंदोबस्त तो ध्यान है ना सभी को, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। जमींदारी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे माना गया था? जमींदारों को माना गया था। सरकार को राजस्व वहां कौन देंगे? जमींदार देंगे, ठीक है। किसानों को किसकी दया पर छोड़ा गया था? जमींदारों की दया पर छोड़ा गया था। जो जमींदारों से राजस्व तय हुए थे, आपको याद होगा 10/11 हिस्सा किसको दिया जाता था? सरकार को। एक हिस्सा जमींदार के पास थे। और ये सिस्टम क्या था? परमानेंट था, इसमें चेंज। प्राकृतिक आपदा के समय राहत का प्रावधान था क्या? नहीं था ना। सब तो आपको याद है ही। कभी कभी आपकी क्षमता ना बतानी पड़ती है आपको, है ना। या फिर ऐसा कर सकते हैं, पढ़ने की शैली में कुछ बदलाव कर लीजिए आप। एक सुझाव और दे रहा हूं मैं आपको, जब पढ़ने बैठिए थोड़ी देर के लिए भी ना, तो क्वेश्चन आंसर शैली में पढ़ा करिए उसको आप। जैसे मैं आपको बताता हूं, 15-20 मिनट में चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। कॉपी खामखा 2 घंटा खोल के बैठने की जरूरत है ना। आधा 1 घंटा भी बैठोगे तो बात बन जाएगी। थोड़ा सा एक्टिव होकर के उसको बातचीत करते हुए आप। सही सुझाव दे रहा हूं मैं? सहमत है ना सभी लोग? बस पढ़ाने मत लगना किसी को, बहुत पीटेंगे फिर। ध्यान रखना सब पे सब, है ना। अभी हमने पॉइंट क्या बताया? चौकीदारी कर। अब क्या था? जमींदार तो आंदोलन में नहीं है ना, जमींदार तो सरकार को रेवेन्यू दे ही रहे हैं। अलग से जमींदारी क्षेत्रों में आम लोगों से एक चौकीदारी कर वसूला जाता था। क्या है? जैसे किसानों को कहा जाता, किसानों को कहा गया सरकार को राजस्व मत दो, तो रैयतवारी और महलवारी में लोग सीधे सरकार को दे रहे थे रेवेन्यू। पर जमींदारी में जमींदार सरकार को दे रहे थे। यहां ये नहीं कहा गया कि जमींदार को मत दो। गांधी जी का ये था कि आपस में हम ऐसा कोई भी करेंगे ना, तो आपस में लड़ाई टकराव जो है नुकसान करेगा। जमींदार सरकार के साथ है, बट सरकार इन क्षेत्रों में सीधे एक चौकीदारी कर वसूलती थी। तब तो कांग्रेस ने कहा चौकीदारी कर मत दो, हमारी लड़ाई सरकार से, अभी जमींदारों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो चौकीदार होते थे जो एक तरह से क्या कह सकते, उस समय सरकार के लिए स्मेल करने का काम करते थे, कहां क्या चल रहा है। लोकल पुलिस में लोकल अधिकारियों को इंफॉर्मेशन देने का काम।
तो यह टैक्स सीधे सरकार ले रही थी, क्योंकि चुनौती सरकार को थी। यहां एक्चुअल में नो टैक्स मूवमेंट चलता तो जमींदारों के विरुद्ध चलता, बट कांग्रेस संभल के चल रही है, जमींदारों से पंगा इसलिए नहीं ले रही है कि वैसे ही सरकार समर्थक है, और जितना हम उसको न्यूट्रल रख सकते हैं न्यूट्रल रखें, मतलब ठीक है, ये मकसद चलता था। बट जब अगला आंदोलन होगा ना तो गांधी जी साफ साफ कह देंगे जमींदारों को, बहुत क्लियर कट शब्दों में कह देंगे। गांधी जी से कोई पूछेगा, बोलेंगे जमीन तो उसी की है भाई जो उस पर खेती करता है, तो इससे तो हिंसा भड़क सकती है। तो नहीं, क्यों भड़केगी? जमींदार और किसान आपस में बात कर ले, बात नहीं बनती तो जमीन किसानों की है। बस गांधी जी का ये कहना था, और संगठन का काम होता था लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि बापू ने कह दिया है। किसानों को लगा कि एक बार ताकत और लगाएंगे, अंग्रेजों को निकालेंगे यहां से हम, तो जमीन तो हमारी है। देश तो खेती किसानी वाला देश था ना पूरी तरह से। तो आप देखोगे कार्यक्रम भी हर एक मूवमेंट के साथ आक्रामक होते चले जाएंगे। हर मूवमेंट के बाद अगले मूवमेंट में और ताकत से सरकार पे दबाव बनाने का एक प्रेशर भी तो है कांग्रेस पे। तो यदि कार्यक्रम आक्रामक नहीं होंगे, बिजली फ्री नहीं देंगे, तो सरकार कैसे बनेगी? तो एक के बाद दूसरे आंदोलन में यदि आप ज्यादा बढ़ के ऑफर नहीं करो तो आपको सुनेगा कौन? तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी यही होता था, जो नेतृत्व होता था वो आगे बढ़ करके ऑफर थोड़ा और आक्रामक, थोड़ा और आक्रामक, लोकतांत्रिक तरीके से ही। ठीक है, तो ये जैसे हमने कहा ना कि पूरा राष्ट्रीय आंदोलन यूनिट है, आंदोलन को जोड़ के या किसी भी मुद्दे पे सवाल ऐसे बनते हैं। ये जो कड़ियां मैं आपको समझाता रहता हूं, इसमें से कोई भी कड़ी कभी भी क्वेश्चन के रूप में सामने आ जाएगी, और कोई कड़ी मिस नहीं होगी आपकी, क्योंकि जो घटना है उसी से सवाल पूछे जाएंगे। घटनाओं को बस इंटरलिंक करते रहना, समझते रहना है। अलग से सविनय अवज्ञा आंदोलन पे भी आ सकता है, और असहयोग से कंपेयर करके, स्वदेशी से कंपेयर करके कभी ऐसे भी आ सकता है क्या कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तक आते आते कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो बहुत स्पष्ट था। तो अब आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप इंटरलिंक समझ भी रहे हो और कर भी रहे हो। अभ्यास करने से लिखने की चीजें भी डेवलप हो जाएंगी आपकी। इसलिए हमने शुरू से कह रहा हूं, मैं राष्ट्रीय आंदोलन एक यूनिट है। अलग अलग भी क्वेश्चन आएंगे, यूनिट के रूप में भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब तक का ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था, क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर भी केवल सोचना है आपको, ऐसा क्या कर रही थी कांग्रेस जिससे इतना बड़ा जन आंदोलन बन गया है। ठीक है, तो संगठन है, गांधीवादी रणनीति है, रचनात्मक कार्य है, पीछे की सारी घटना आपको पता है। अब आप सोचोगे ना किसी किताब से आंसर मिलेगा तो ये गलती करोगे। अब आप केवल पढ़ने और सोचने से आंसर मिलेगा, या नहीं समझ बने तो फिर पूछना है ना। मेंटरशिप तो पूरा आपको दिया ही गया यहाँ पे। कभी कोई बहुत ऐसे भी लगे, आप क्लास में आ ही रहे हो आप सबके सब, कभी लगता है कि हाँ बहुत सारे इशू जमा हो गए, मुझसे बात करनी, तो आप मुझे बता देना। आप साथ में अपना ऑफिस भी है, यहाँ पे एक प्रॉपर ऑफिस बना हुआ है इसी रो में, इधर की तरफ जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ। आप लोग समझ पा रहे हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को तो नहीं समझ पाएंगे इधर उधर क्या है। ठीक है ना, तो यहीं पे 5 मिनट का रास्ता, एक ऑफिस है वहां पे अपना। कभी किसी को लगे कि बहुत सारे इशू जमा हो गए स्ट्रेटजी वगैरह को लेकर के, तो आप, मैं हूं या कोई भी और टीचर है, आप जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे बात कर लीजिएगा, मुझसे तो सीधे बात कर लीजिएगा। टाइम चाहिए आपको ऑफिस में, वहाँ बता देंगे, आप वहाँ आ जाइएगा। कुछ बात करनी हो, आप जो इशू वगैरह हो, कुछ प्रॉब्लम्स जमा हो गए हो, कुछ और बात करनी हो, कई बार क्लास के साथ चलते फिरते बात नहीं हो पाती है ना, यस ना, तो आप बता सकते हैं। 2-4 प्रॉब्लम रखिएगा अपने पास। टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं, मुझसे टाइम ले लेना जब आपको लगे तो, और चाय पीने के लिए नहीं है ना, देख के लग रहा है। ठीक है, मतलब 2-4-5 प्रॉब्लम आ गया ना कुछ टॉपिक को लेकर के, राइटिंग को लेकर के, तो आप मुझसे सीधे ले सकते हैं, अदरवाइज बाकी टीचर से भी ले सकते हैं। बट आप ज्यादा अच्छा होगा कि कोऑर्डिनेटर सर जो होते हैं उनके थ्रू आप, एक सिस्टम है। बट यहाँ पे चूंकि मैं अवेलेबल हूँ, ऑफिस पास में ही है, मैं नॉर्मली क्लास के बाद ही मिल लेंगे। जैसे क्लास खत्म हुआ, अब आज बैक टू बैक दूसरी क्लास है, थोड़ी मुश्किल होगी, मतलब अदरवाइज क्लास के बाद जब भी किसी को लग रहा है तो थोड़ा पहले से ठीक रहेगा। एक प्लान दे दिया कि आपको इस समय आप मिल लीजिएगा, आप तो मिल लीजिएगा, आप कभी ऐसा लगा तो। बट 2-4 प्रॉब्लम रखिएगा, ठीक है, ताकि मिले तो फिर हम लोग राइटिंग रिलेटेड कुछ इश्यू हो तो ज्यादा अच्छी बात है।
उसको स्पेसिफिक, जैसे कोई डर रहा हो लिखने में अभी भी, तो वो बताएगा क्यों डर रहा है, मतलब, है ना। तो समस्या का समाधान होगा उसका, तुरंत होगा, उसी समय होगा। सामने बैठ के हाथ पकड़ के लिखने वाली बात होगी कि भाई इसको लिखो अभी। एक बार देखो, अपने जीवन के अनुभव में देखना, कभी जैसे साइकिल चलाना शुरू करते हैं, गिरते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी, स्विमिंग करते हैं आप, बट वो एक बार जहां झिझक खत्म होती है, वो डर खत्म होता है, फिर दौड़ जाता है इंसान। राइटिंग भी उसी तरह का खेल है। हम लोग जब तैयारी करते थे शुरुआती दिनों में, महीनों लग जाते थे पहला एक लाइन लिखने में। पहला लाइन क्या लिखें, तब ऐसा कल्चर भी नहीं था ना, कोई बता रहा हो, मोटिवेट कर रहा हो, कोचिंग कल्चर वगैरह भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो ये तो समझ सकते हैं हम लोग, यहाँ एक इशू होता है राइटिंग का। बट अब तो आप लोग सीजन प्लेयर हैं, आप में से बहुत सारे, आई होप। कैसा इनका आ रहा है असाइनमेंट वगैरह सब? अच्छा, ऑनलाइन आ रहा है ना, मतलब आ रहा है असाइनमेंट ना, गुड। आप तो सीजन प्लेयर हो गए अब आप लोग। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इस समय भी? चौकीदारी कर की बात करें तो नोट करके कुछ पॉइंट्स बता रहे थे आपको हम, कि वो कार्यक्रम से संबंधित जानकारी है। नोट में एक पॉइंट और लिखें आप, लिखें कि रचनात्मक कार्य पहले की तरह ही आंदोलन के साथ जारी रहे। तो जो गांधी जी के रचनात्मक कार्य थे वो भी चल रहे थे, है ना। तो ये बेसिकली क्या किया, नोट करके कार्यक्रम क्या थे आंदोलन के, नमक कर के अलावा, वो सारी बातें यहां रख दी एक बार हमने, है ना, इंफॉर्मेशन के रूप में। अब नोट के बाद अगला पॉइंट लिखें आप, लिखो विरोधात्मक कार्यक्रम के साथ साथ विरोधात्मक कार्यक्रम के साथ साथ पहले की तरह रचनात्मक कार्यों को भी महत्व दिया गया। ये दोहराव ही है पॉइंट का, है ना। पहले की तरह रचनात्मक कार्यों को भी महत्व दिया गया। महत्व दिया गया, लेकिन आंदोलन के दूसरे चरण में सरकार की फूट डालो राज करो, या सरकार की फूट डालो नीति के जवाब में फूट डालो नीति के जवाब में हरिजन उत्थान कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया गया। हरिजन उत्थान कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया गया। नोट करके लिख लें आप, नोट करके लिखें आप। 1932 में 1932 में अस्पृश्यता विरोधी लीग, अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना गांधी जी के द्वारा। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, है ना, विरोधी लीग की स्थापना गांधी जी के द्वारा, कॉमा 1933 में हरिजन नामक अखबार की शुरुआत। हरिजन नामक अखबार की शुरुआत तथा वर्धा से हरिजन यात्रा, वर्धा से हरिजन यात्रा की शुरुआत। ठीक है, अभी क्या था, आपको हमने बताया था कि सरकार ने, जैसे साइमन रिपोर्ट आपको ध्यान होगा कि दलितों को पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया जाए,
सरकार ने आंदोलन के बीच में ही घोषणा कर दी कि दलितों को भी हम पृथक निर्वाचन के दायरे में लाएंगे। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, गांधी जी ने विरोध किया, डॉक्टर अम्बेडकर के साथ समझौता हुआ, फिर रचनात्मक कार्यों में गांधी जी ने सबसे ज्यादा इसे महत्व देना शुरू किया। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि आंदोलन करीब करीब 2.5 साल चला, लंबा आंदोलन चला है, तो आंदोलन के अलग अलग पहलू क्या हैं, उस पहलू से जुड़े हुए तथ्य भी साथ साथ में लिखा रहा हूं। वैसे ये पूरा संदर्भ आएगा जब हम लोग मैकडोनल्ड अवार्ड पूना समझौता भी पढ़ेंगे अलग से आगे वाली क्लास में, तब ये पूरा संदर्भ आएगा। तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों में सेकंड फेज में सबसे ज्यादा महत्व दिया तो हरिजन आंदोलन को, क्योंकि सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए दलितों को पृथक निर्वाचन के दायरे में ला रही थी, उसके जवाब के रूप में। एक और पॉइंट लिखें आप फीचर में, अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि आंदोलन, यह पहला आंदोलन था जिसमें तिरंगे को केंद्र में रखकर संचालित किया गया, तिरंगे को केंद्र में रखकर संचालित किया गया। तथा पूर्ववर्ती आंदोलनों की तरह आंदोलन को अहिंसात्मक रखने पर बल था। हालांकि आंदोलन के समानांतर कई हिंसात्मक घटनाएं भी हुई, आंदोलन के समानांतर कई हिंसात्मक घटनाएं भी हुई। फिर भी आंदोलन जारी रहा। यहां दो बातें समझने वाली हैं। आंदोलन के समानांतर, जैसे मार्क्सवादियों का आंदोलन चल रहा है तो वो हिंसा भी कर रहे हैं, वर्ग संघर्ष में बिलीव करते हैं। क्रांतिकारी में जैसे सूर्य सेन है और चंद्रशेखर आजाद की पूरी टीम है, वो कुछ कुछ घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, कहीं वायसराय पे बम फेंक रहे हैं। कांग्रेस हिंसा नहीं कर रही है, बट आंदोलन के समानांतर ही देश में कुछ और आंदोलन चल रहे हैं और हिंसा भी हो रही है। एक चौरी चौरा की घटना पे आंदोलन गांधी जी ने वापस लिया। इस बार गांधी जी ने आश्वस्त किया था कि नहीं, आंदोलन चलने देंगे, घबराना मत। तो समानांतर हिंसा भी होती रही, लेकिन आंदोलन को वापस, अंतर समझिएगा, समानांतर हिंसा हो रही है, कांग्रेस हिंसा नहीं कर रही है, बट साथ में हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, फिर भी अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा है। ये सब बताता है देश के आक्रामक मूड के लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी को। कैसे बात बात पे पीछे लेंगे तो लोग गांधी को भी नेता मानने से मना कर देंगे। ठीक, आप तो समझोगे ना मिजाज को, आप लोगों के मिजाज को। आप तो लोग चाहते थे संघर्ष, तो गांधी जी ने कहा जम के करो संघर्ष। गांधी जी ने तभी वापस लिया, ले रहा हूं क्वेश्चन, तभी वापस लिया जब फिर आंदोलन में गिरावट के रुझान दिखाई पड़ने लगे थे। हाँ बोलिए। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी रॉलेट सत्याग्रह की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जलियांवाला हत्याकांड तो सरकार ने किया था, है ना। रॉलेट सत्याग्रह में पंजाब में, अहमदाबाद में कई जगहों पे कांग्रेस कार्यकर्ता भी हिंसा में इन्वॉल्व हो गए थे, सरकार के दबाव में। मतलब जैसे थे ना, सरकार ने कहीं लाठी मारा तो गांधी जी ने कहा ठीक है, लाठी मारा तो भैया बर्दाश्त कर लो, कह रहे हैं वो, है ना। थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो। कई कार्यकर्ता नहीं करते थे, लाठी पकड़ के पलट के भाई ले, तुम भी ले, मतलब ठीक है। तो उसी में बात बढ़ गई पंजाब में, तो उसमें कुछ ब्रिटिश महिलाएं और बच्चे मारी गई थी, है ना। तो उसमें कुछ इन्वॉल्व हो गए थे अनजाने में, गांधी जी नहीं कहते थे। विशुद्ध हिंसा तो बहुत टफ काम है,
मन से, वचन से, कर्म से, मतलब मन में भाव ही नहीं है कि इसको पीटेंगे नहीं हम। भाई आप चल रहे हो, ट्रैफिक इतना ज्यादा है, कोई बहुत हॉर्न पे हॉर्न बजाया जा रहा है, अंदर से भाव तो आ ही जाते हैं, क्या मतलब ये ठीक है गधों की तरह हरकत कर रहा है ना, नहीं भाव आते, अंदर आ जाते हैं। तो विशुद्ध हिंसा, तो वहां पे कार्यकर्ता से हिंसा हो गई थी, तो वैसे था वो। ऐसा नहीं जैसे अभी मान लो सूर्य सेन एग्जाम्पल के तौर पे, वो क्रांतिकारी गतिविधियों में, उनके बारे में बताऊंगा, वो गांधीवादी नेता के रूप में जाने जाते थे, अब वो हिंसा के रास्ते पे हैं। बट उन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है, शस्त्रागारों को लूट रहे हैं, ब्रिटिश अधिकारियों को मार रहे हैं वो। तो समानांतर हिंसा चलती रही, बट इस बार वापस ये क्या बताता है, ये बताता है कि लोगों में संघर्ष करने की जो इच्छा शक्ति वो प्रबल हो रही है। कांग्रेस का चरित्र भी बदल रहा है पहले की तुलना में, कांग्रेस भी गांधी जी के नेतृत्व में अधिक आक्रामक हो रही है। ठीक है, ये सब एक समझने के लिए होता है कि चीजें आगे। लास्ट पॉइंट देखो इसमें आप, देखो गांधीवादी रणनीति, कौमा जन आंदोलन की सीमाएं, जन आंदोलन की सीमाएं तथा सरकारी दमन के कारण आंदोलन को वापस लिया गया। लेकिन राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से यह असहयोग आंदोलन का अगला चरण साबित हुआ। और कई अर्थों में राष्ट्रीय संघर्ष को नई दिशा दी। कई अर्थों में राष्ट्रीय संघर्ष को नई दिशा दी, संघर्ष को नई दिशा दी। ठीक है, जैसे उद्देश्य को देख लो आप। ठीक है, अब अपना एक प्रतीक होगा, तिरंगा क्या होता है, एक संप्रभुता का प्रतीक होता है। ये सब सिंबल क्या होता है, हमें बांधते हैं। जैसे हम, हमारी कोई भी जातिगत धार्मिक क्षेत्रीय पहचान हो, आप सब जो क्लास में देश के अलग अलग हिस्से से हैं, जेंडर है, डिफरेंट है, जातिगत पहचान अलग है, धार्मिक पहचान अलग है, बट तिरंगा सामने आएगा तो भाव क्या आता है, वो हमारा। फ्लैग क्या करता है, वो बांधने का, सिंबल का काम करता है। तो कई तरह से इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा भी दी कि अब इसके बाद अब संघर्ष को ऐसे ही देखा जाएगा, आजादी के लिए, तिरंगे के लिए एक अंतिम संघर्ष की बात इसके बाद होगी अब। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बात हो गई है आपसे। अगले क्लास में जो हम लोग बातचीत करेंगे उसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे हमने बताया था आपको पिछले क्लास में, आपको याद होगा, गोलमेज सम्मेलन याद है ना सभी को, गांधी इरविन पैक्ट, कराची अधिवेशन, मैकडोनल्ड अवार्ड, पूना समझौता, 1935 का अधिनियम। 35 का अधिनियम बता के फिर मैं यहां रोक दूंगा, और इसको रोकने के बाद फिर हम लोग क्या शुरू करेंगे, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण। मार्क्सवाद, समाजवाद क्या होता है, जरा इसको समझेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका क्या है इसकी, किसानों की भूमिका, जनजातियों की भूमिका जो हमने बताया था, तो मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता दिया कि ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं अगले क्लास में। कुछ कुछ दो चार फैक्ट्स जानकारी और सविनय अवज्ञा पे लिखा दूंगा मैं, जो थोड़ा हेल्प करेगा आपको पीटी में, है ना। हाँ, अभी लेते हैं। और आज हम लोगों ने क्या चर्चा करी, क्लियर है ना सभी को। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बात हुई पूरी तरह से। इससे पहले हम लोगों ने साइमन आयोग और उससे रिलेटेड बातें, और नेहरू रिपोर्ट, और आसपास की छोटी मोटी गतिविधियों पे बात हुई थी। हाँ बोलिए ना।
देखो, जहां जहां क्वेश्चन क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों की भागीदारी को लेकर क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, नाम हमने लिया फिर इत्यादि छोड़ दिया हमने। जहां जहां कांग्रेस की पकड़ है, ठीक है, खास करके गांधीवादी पकड़ जहां जहां ज्यादा है, वहां वहां जनजातीय आबादी आंदोलन में शिरकत करेगी। अब जैसे राजस्थान तो रियासत है ना, वहां पे राजस्थान में देसी रियासतें थी, नहीं वो तो मैं समझ गया। गुजरात में गांधीवादी, देखो गुजरात में गांधी जी की पकड़ है तो वहां जनजातीय आबादी भाग लेगी ही लेगी, बहुत ज्यादा भाग लेगी, थोड़ा बहुत नहीं। पढ़ के आए हो? हाँ, वहां भी भाग लेगी। हमने क्या कहा, जहां जहां पकड़ है कांग्रेस की वहां वहां, तो बिहार, गुजरात और यूपी, ये तो शुद्ध, और आंध्रा गांधीवादी क्षेत्र था। ये बंगाल उग्र राष्ट्रवाद का केंद्र था, महाराष्ट्र उग्र राष्ट्रवाद का केंद्र था, गुजरात, यूपी, बिहार, आंध्रा, ये विशुद्ध गांधीवाद का केंद्र बना है, सबसे ज्यादा प्रयोग हुए यहाँ पे, है ना। तो जहां जहां कांग्रेस की पकड़ है वहां वहां वो लिखने के लिए हम लिख देते हैं कि भाई इन क्षेत्रों में हमें कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे होते हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट में भी जो हमने बताया आपको, रानी गडनेलियो भाग ले रही हैं, तो जनजातीय ही तो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, वो भी रानी गडनेलियो भाग ले रही। राजस्थान, ब्रिटिश राजस्थान में देसी रियासतें थी, वो अंग्रेजों की अधीनता को मानते थे, वहां पर भी जनजातीय आबादी थी। जनजातीय असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल तेजावत थे, ठीक है, तो वहां हर जगह भागीदारी हो रही है, ठीक है। वो एक धारा में पकड़ा देता हूं जिससे आपकी राइटिंग हो जाएगी, आप पढ़ते रहेंगे, मन में सवाल जैसे आया, यही सवाल थोड़ा बहुत किताब नोट्स लेके बैठोगे आप, तो फिर वहां दिख जाएंगे आपको, जैसे स्टडी मटेरियल में या विपिन चंद्र की किताबों में आपको मन में सवाल है, आप जैसे एक रीडिंग करोगे तो आपको दिख जाएगा वहां पे क्या ये भी है, मतलब, ठीक है। गांधीवाद के केंद्र में होना ही होना है, क्योंकि दूर तक उनकी बैठ थी, ठीक है। हाँ, हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा है हमारे प्रिय स्टूडेंट ने कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें एक 6 सदस्यीय हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद आ रहा है क्या? और एक 24 सदस्यीय हो गया डायरेक्टर, ये याद आ रहा है क्या? ये कैसे याद आ सकता है, मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने लिखाया नहीं था, तो इसलिए तो मैं बीच में पूछा याद आ रहा है क्या, तो आपने कहा हाँ। अरे झूठ कैसे बोलते हो यार, मैंने लिखाया ही नहीं है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये भी बोला, ये भूल गए थे तुम भूलते नहीं हो, मुस्कुराहट तुम्हारी बताती है फिर भी बता देता हूं मैं आपको, है ना। हमने कहा था कंपनी के प्रोपराइटर, डायरेक्टर वगैरह ये सब संख्या वगैरह रहती है, छोड़ दीजिएगा, मैंने कहा था, क्योंकि लिमिट तो है नहीं किसी चीज का पढ़ने का ना। हमने स्टडी मटेरियल में तो दे रखा है कि भाई देखो इतने डायरेक्टर बढ़ गए, फिर घट जाएंगे आगे आकर के, फिर भारत परिषद में डायरेक्टर को मर्ज कर दिया जाएगा, ये सब कोई बात हमने बताई नहीं है आपको, स्टडी मटेरियल में है, ठीक है, वहां दिया गया, इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी रहती है वहां पे, है ना। इसमें यह था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 24 डायरेक्टर थे, उसमें 3 डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति बनेगी, ये मैंने लिखाई थी, ठीक है ना। 3 डायरेक्टरों की एक गुप्त समिति को बोर्ड ऑफ कंट्रोल निर्देश देगी। डायरेक्टर क्या हो गया, कंपनी का डायरेक्टर, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब सरकार। तुम खुद लॉजिक लगाओ, सरकार निर्देश देगी ना, हाँ, तब डायरेक्टर गुप्त नहीं, गुप्त समिति, हाँ, 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 करेक्ट। जो 24 में से 3 डायरेक्टरों का वो बना दिया गया था, ये डिसाइड, सरकार का जो भी निर्देश होगा सरकार इन 3 डायरेक्टरों को देगी, ठीक है। उसके बाद वो 3 डायरेक्टर अपने 24 के बीच में चर्चा करेंगे, मालिक के बीच में चर्चा करेंगे, फिर भारत वो आदेश प्रेषित करेंगे अपना, ठीक है, ऐसे सिस्टम चलता था, ठीक है। चलें फिर हम लोग आज की सेवा समाप्त। हाँ बोलिए, कल बोला था हमने,
तो अब एक क्लास और बढ़ा देते हैं इसको हम लोग, ठीक है, क्योंकि एक नेक्स्ट क्लास में मेरी तुरंत है ना, थोड़ा प्लान करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, है ना। श्योर मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, है ना, ठीक है। थैंक यू।